कई दिनों से आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर बीजगणित पर वीडियो बनाइए, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं या कुछ कुछ जानते हैं अच्छे से नहीं जानते हैं। तो देखिए, जो लोग बीजगणित के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं या फिर कुछ कुछ जानते हैं अच्छे से नहीं जानते हैं या फिर अच्छे से जानते भी हैं फिर भी उसको प्रश्न बनाते समय दिक्कत होता है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह जो वीडियो है ना, यह वीडियो बीजगणित के बारे में आपको बहुत सारा जानकारी सिखाएगा। देखिए, इस वीडियो को बिल्कुल शुरुआत से और इस तरह से बनाया गया है कि यदि पहला क्लास का लड़का भी इस वीडियो को देखेगा ना, तो वह भी बीजगणित के बारे में बहुत कुछ सीख जाएगा। तो देखिए, एक बार हम यह देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग सीखने क्या वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले यह सीखेंगे कि चर किसे कहते हैं या चर राशि किसे कहते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि अचर किसे कहते हैं। उसके बाद इसका परिभाषा हम सीखेंगे कि बीजगणित किसे कहते हैं। उसके बाद हम बीजगणित का जोड़ बनाना सीखेंगे, फिर हम बीजगणित का घटाव बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम बीजगणित का गुणा बनाना सीखेंगे, फिर हम बीजगणित के भाग बनाना सीखेंगे। देखिए, सिंपल जोड़ घटाव गुणा भाग बनाना यह तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन आप लोगों में से अधिकांश लोग बीजगणित का जोड़ घटाव गुणा और भाग बनाना नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो में हम इसको डिटेल में सीखेंगे कि बीजगणित का जोड़ घटाव गुणा और भाग किस तरह से बनाया जाता है। इसको सीखने के बाद इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समीकरण को किस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड को किस तरह से बनाया जाता है, और उसके बाद हम यह सीखेंगे कि बीजगणित में कौन कौन सा प्रमुख सूत्र हैं जो हमें याद करना है और जिसके सहारे हम बीजगणित को और आगे लेवल तक पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब हम बिना देर करते हुए इन सभी टॉपिकों को सीखते हैं। बीजगणित के बारे में सीखने से पहले आपको एक काम करना होगा, और जानते हैं वह काम क्या है। वह काम यह है कि इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा, और वो भी बिना भगाए हुए। यदि आप चाहते हैं कि बीजगणित के बारे में आप सब कुछ अच्छे से सीख जाए, तो मैं आपको बीजगणित के बारे में सब कुछ अच्छे से सिखाऊंगा। लेकिन आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो न केवल बीजगणित के बारे में आप सब कुछ सीखेंगे, बल्कि आपको इसी वीडियो में सारा का सारा चीज़ जो भी मैं बताऊंगा वह याद भी हो जाएगा। तो चलिए, अब हम सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो देखिए, चर का परिभाषा बहुत ही सिंपल है। चर का परिभाषा यह होता है कि वह राशि जिसका मान जरूरत के अनुसार बदलता रहता है। कहने का मतलब कि चर वैसी राशि है जिसका मान बदलता रहता है, उसे चर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए x हो गया, आप लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं पर लिखा रहता है इस तरह से x बराबर लिखा रहता है 2, कहीं पर लिखा रहता है x बराबर 4, या फिर इस तरह से भी लिखा रहता है x बराबर x प्लस 2y। आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, x का मान बदल रहा है। यहाँ पर x के मान 2 है, यहाँ पर x के मान 4 है, यहाँ पर x का मान क्या है, x प्लस 2y। तो इस तरह के जो भी राशि होती हैं उसे हम चर राशि कहते हैं। चर राशि का परिभाषा क्या है कि ऐसी राशि जिसका मान जरूरत के अनुसार या समय के अनुसार, या फिर यह भी नहीं कहेंगे तो इतना कह सकते हैं कि वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, न केवल x के साथ ऐसा होता है बल्कि y बराबर भी हो जाता है। कहीं 2 हो गया, कहीं 3 हो गया, कहीं 4 हो गया, इसका मान बदलता रहता है। अब ठीक इसका उल्टा परिभाषा है इसका अचर का। ठीक देखिए, यह आपको एक याद हो जाएगा ना, तो यह दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक फ्री है, यह याद हो गया तो दूसरा अपने आप समझ लीजिए कि याद हो गया। दूसरा परिभाषा क्या है अचर राशि का, कि वह राशि जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है। इसका जो परिभाषा है ना, इसका ठीक उल्टा है। देखिए, इसका परिभाषा क्या है कि वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। इसका परिभाषा यह है कि वैसी राशि जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। और इसमें क्या आता है, तो इसमें संख्या आता है। जैसे कि हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आप कहीं पर भी इस तरह से नहीं देखे होंगे कि 1 बराबर 4 या फिर 5 बराबर 10। इस तरह से आप कभी भी नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि इसका मान बदलता ही नहीं है। देखिए,
1 बराबर जब भी होगा तो 1 ही होगा, उसी तरह से 5 बराबर जब भी होगा तो 5 ही होगा। इसका मान कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन इसका मान आप लोग देखे होंगे कि हमेशा बदलता रहता है। कभी दे दिया रहता है x बराबर 2, कभी दे दिया रहता है x बराबर 100, इस तरह से कुछ भी दे दिया रहता है। कहने का मतलब कि इसका मान बदलता रहता है और इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। यह दोनों तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि बीजगणित किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका भी परिभाषा बहुत ही आसान है। इसका परिभाषा मात्र इतना सा ही है कि गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के स्थान पर क्या है, तो गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, या फिर चिन्ह तथा संख्या दोनों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही बीजगणित कहते हैं। इसका परिभाषा मात्र एक लाइन में है कि गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही बीजगणित कहते हैं। इसमें किया क्या जाता है, देखिए गणित में इस तरह से आप देखे होंगे कि संख्या लेकर, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से संख्या लेकर जोड़ घटाव गुणा भाग या कुछ भी किया जाता है। लेकिन बीजगणित में क्या किया जाता है कि संख्या के जगह पर इस तरह से चिन्ह रहता है, जैसे कि हो गया x y ABCD का A से लेकर Z तक इस तरह से चिन्ह रहता है, या फिर संख्या भी रहता है 1 2 3 सब कुछ भी रहता है, या फिर संख्या और चिन्ह दोनों रहता है। अकेले इसमें संख्या नहीं होता है, या तो इस तरह से ABCD वाला अक्षर होता है या फिर संख्या और चिन्ह दोनों रहता है, और इसी का प्रयोग करके जोड़ घटाव गुणा भाग समीकरण गुणनखंड इत्यादि बनाया जाता है। तो यह सब बीजगणित के अंतर्गत आता है। तो देखिए, बीजगणित का एक परिभाषा यह हो गया कि गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे बीजगणित कहते हैं। इसका हम दूसरा भी परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें चर और अचर राशियों का प्रयोग किया रहता है, उसे बीजगणित कहते हैं। इससे से पहले मैंने आपको बताया है ना कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें चर और अचर राशियों का प्रयोग एक साथ करके गणित की सारे प्रश्नों का हल किया जाता है, उसे बीजगणित कहते हैं। इसमें इस तरह से प्रश्न रहता है, जैसे हो गया देखिए 2x हो गया प्लस 3 हो गया, या फिर इस तरह से हो गया 4x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 7। इस तरह से कोई भी प्रश्न हो सकता है जिसमें देखिए यह चर राशि हो गया और यह अचर राशि हो गया, या फिर यह चिन्ह हो गया और यह संख्या हो गया। तो चिन्ह और संख्या दोनों रहता है, या फिर केवल चिन्ह रहता है, या चर और अचर रहता है। यह सब आप जहाँ भी देखिएगा ना तो समझिएगा कि क्या है, तो यह सब बीजगणित के अंदर है। ठीक, अब हम समझते हैं कि बीजगणित का जोड़ और घटाव किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं जोड़ लिखा हूँ और यहाँ पर घटाव लिखा हूँ, और दोनों को बनाने का एक ही नियम है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ ही लिख दिया हूँ। तो देखिए, इन दोनों का बनाने का यह नियम है कि वही संख्या इसके साथ जुड़ेगा या घटेगा जो देखने में बिल्कुल एक जैसा रहेगा। देखिए, कहने का मतलब कि जैसे एक नंबर में यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x, यहाँ पर x है ना, तो इसके साथ वही जुटेगा जिसमें x लगा हुआ रहेगा। कहने का मतलब कि इसके साथ वही जुटेगा जिसमें x इस तरह से लगा हुआ रहेगा। तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एगो x यहाँ पर है और एगो x यहाँ पर है, तो यह जुटकर हो जाएगा इस तरह से 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है ना x, इसके साथ और कौन कौन सी संख्या जुड़ सकता है, तो वह जुड़ सकता है जिसके साथ x लगा हुआ होना चाहिए। देखिए, इसके साथ अंक कुछ भी हो सकता है लेकिन x होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए 10x हो सकता है, यह जुड़ जाएगा इसके साथ। लेकिन इसी जगह पर यह इस तरह से रहेगा 10yx रहेगा, इसमें भी x है, या फिर y के जगह पर इस तरह से मान लीजिए 10x के पावर 2 रहेगा और इसको जोड़ना होगा इसमें, तो यह नहीं जुटेगा। जानते हैं क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि बीजगणित के जोड़ और घटाव का यह नियम होता है कि उसके साथ वही संख्या जुड़ सकता है या घट सकता है जिसमें ABCD का अक्षर जो है बिल्कुल एक जैसा हो देखने में। तो इसके साथ देखिए यह जुट जाएगा, तो यह है 10x और यहाँ पर है x, तो यह 10 और x जुड़ेगा तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 11x, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जोड़ बनाया जाता है।
और भी चीज़ देखिए इसमें किस तरह से जुड़ेगा। अब मान लीजिए इस तरह से रहेगा, एक्स वाई रहेगा तो इसके साथ क्या जुड़ेगा, तो इसके साथ वही जुड़ेगा जिसमें एक्स वाई लगा रहेगा। तो एगो तो इसमें एक्स वाई जुड़ सकता है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एगो एक्स वाई यहाँ पर है और एगो एक्स वाई यहाँ पर है, तो यह हो जाएगा 2xy, इस तरह से हो जाएगा। अब फिर देखिए इसमें इस तरह से भी जुड़ सकता है, एक्स वाई रहेगा यहाँ पर, मान लीजिए 2xy रहेगा प्लस यहाँ पर रहेगा 3xy, यह भी जुड़ सकता है। क्योंकि देखिए इसमें हमें मुख्य रूप से क्या देखना है कि यह जो ABCD का अक्षर है ना बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। देखिए अंक क्या है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो ABCD का अक्षर है ना बिल्कुल एक जैसा देखने में होना चाहिए। जो बिल्कुल एक जैसा रहेगा ना वही जुड़ेगा या फिर घटेगा, तो इसको हमें जोड़ना होगा। तो हम क्या करेंगे, अंक को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाएगा और यह एक्स वाई यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जोड़ बनाया जाता है। अब घटाव पर भी ठीक इसी तरह से नियम काम करता है। मान लीजिए यहाँ पर रहेगा 2x रहेगा, इसके साथ क्या घट सकता है, तो इसके साथ वही घट सकता है जिसमें x लगा हुआ रहेगा। तो इसके साथ जब घटेगा ना तो x वाला ही घटेगा। तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 x है और इसमें से एगो x हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर एगो x बचेगा। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर रहेगा 10x, इसमें से हम 3x घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा, देखिए 10 में ले 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x। देखिए सिंपल जिस तरह से घटाव घटाया जाता है ना उसी तरह से घटेगा, लेकिन इसमें आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि यह जो ABCD का अक्षर है ना यहाँ पर x है ना तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। अब मान लीजिए इस तरह से रहेगा 2x की पावर 4 रहेगा, तो इसके साथ क्या घटेगा, तो इसके साथ वही घटेगा जिसमें मान लीजिए x की पावर 4 लगा हुआ रहेगा। तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, केवल इसमें से देखिए यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है एगो x, तो 2 x मतलब हम एगो x घटाएंगे तो क्या बचेगा, एगो x बचेगा और यह पावर 4 है ना तो पावर 4 ज्यों का त्यों हो जाएगा। एक और इस तरह से समझ लीजिए, मान लीजिए इस तरह से रहेगा 50x के पावर 3 रहेगा, इसमें से हमें घटाना होगा 25x के पावर 3। अब देखिए यहाँ पर पावर 3 के जगह पर 2 हो जाएगा, तो यह घटेगा कि नहीं घटेगा, तो यह नहीं घटेगा। कब घटेगा, जब दोनों जगह पर पावर एक ही रहे। कहने का मतलब कि दोनों जगह पर यह जो x वाला है ना सेम टू सेम बिल्कुल एक जैसा दिखने में लगना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, तभी यह घटेगा। तो 50 में हम 25 घटाएंगे क्या बचेगा, यह बचेगा 25 और यह हो जाएगा x के पावर 3। तो इस तरह से इसका घटाव बनाया जाता है। अब हम जोड़ और घटाव के दोनों प्रश्न को एक साथ मिलाकर बनाते हैं। तो यहाँ पर यह देखिए यह जो प्रश्न है ना इतना बड़ा सा है और इसमें जोड़ और घटाव दोनों का प्रश्न है। तो देखिए इसको बनाने का सबसे पहला तरीका यह है कि इसमें जो एक जैसा दिखने वाला है ना उसको हम एक जगह पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला अंक क्या है, पहला अंक है 2x की पावर 3। अब इसके जैसा इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है, तो देखिए इसके जैसा इसमें बिल्कुल यह दिखाई दे रहा है। यह क्या है, तो यह है प्लस 6x की पावर 3। तो इसको हम इन दोनों को साथ में रख देंगे। अब यहाँ पर क्या है, अब देखिए इसके जैसा अब इसमें कोई भी नहीं है तो हम छोड़ देंगे। अब अगला अंक क्या है, तो अगला अंक है -4x है। अब हम देखेंगे कि इसके जैसा यहाँ पर एगो x है ना, तो एगो x वाला कौन सा अंक इसमें है, तो यहाँ पर एक जगह पर यह वाला अंक है। देखिए तो यह क्या है, यह है प्लस 5x। तो इसको हम एक साथ कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यह वाला तो हो गया, x के पावर 3 वाला हो गया, x के पावर 1 यानी कि छोटा x वाला भी हो गया। अब बचता है लास्ट में यह दोनों, तो यह क्या है, यह है 9xy। यह दोनों एक जैसा है क्योंकि दोनों में xy लगा हुआ है, तो इसको हम एक साथ रख देंगे। अब क्या करना है, देखिए एक जगह पर तो इसको हमने रख दिया है, जो एक जैसा दिखाई दे रहा है उसको हमने एक जगह पर कर दिया है। अब जो चिन्ह है उसको कर दीजिए। तो देखिए इसके बीच में क्या है, जोड़ का चिन्ह है ना, तो इसको हम जोड़ देंगे। तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8x की पावर 3। उसके बाद इसको हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए है -4x प्लस 5x। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 5,
इसमें से कौन बड़ा है, तो इसमें यह वाला बड़ा है ना। तो देखिए 5 में 4 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर बचेगा x और यह हो जाएगा प्लस में। क्यों होगा प्लस में, क्योंकि यह नियम होता है कि माइनस और प्लस रहता है तो घटाया जाता है, लेकिन जो अंक बड़ा होता है ना उसी का चिन्ह दिया जाता है। तो यहाँ पर यह 5 बड़ा है ना, तो इसलिए इसका हम चिन्ह देंगे, तो यह हो जाएगा प्लस x। उसके बाद यह प्लस है तो प्लस, यह दोनों भी एक ही जैसा है तो यह दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो यह 9xy है और xy जुड़ेगा तो यह हो जाएगा 10xy। तो इस तरह से बीजगणित का जोड़ और घटाव बनाया जाता है। अब हम समझते हैं कि बीजगणित के गुणा को किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है गुणा। तो देखिए गुणा बनाना भी बहुत ही आसान होता है। इसमें देखिए क्या नियम है, देखिए यदि हम x में यहाँ पर क्या है x गुणा x करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर है ना x गुणा x, तो यह x हो जाएगा। और कई गो x है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एगो x है और यहाँ पर एगो x है, 2 x है ना, तो इसके पावर में 2 हो जाएगा इस तरह से। उसी तरह से मान लीजिए इस तरह से रहेगा a गुणा a रहेगा। यहाँ पर कई गोए हैं, तो यहाँ पर 3 गोए हैं ना, तो यहाँ पर गुणा कराएंगे तो इस तरह से हो जाएगा a के पावर 3 हो जाएगा। कहने का मतलब कि इसका पावर जुट जाता है। देखिए यहाँ पर पावर 1 है 1 है 1 है, तो इसका पावर आपस में जुट जाएगा गुणा कराएंगे तो। उसी तरह से मान लीजिए इस तरह से रहेगा x के पावर 2 रहेगा गुणा रहेगा x के पावर, यहाँ पर x के पावर 1 रहेगा गुणा रहेगा x के पावर 4। देखिए पावर अलग अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जोड़ और घटाव की तरह कि ये कहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सभी जगह पर x है ना, तो हम एगो x लिखेंगे और उसके बाद इसके पावर को हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 और 1 5, 5 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 7। तो इस तरह से इसका गुणा कराया जाता है। और भी उदाहरण देखिए, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से रहेगा AB रहेगा और गुणा रहेगा AB, इस तरह से रहेगा। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर है एगो a और यहाँ पर है एगो a, तो यहाँ पर हो जाएगा a के पावर 2, यहाँ पर है एगो b और यहाँ पर है एगो b, तो यहाँ पर हो जाएगा b के पावर 2। इस तरह से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए इस तरह से रहेगा 3 रहेगा, x के पावर 3 रहेगा और y रहेगा, फिर गुणा रहेगा 2 रहेगा, x के पावर 2 रहेगा और y के पावर 4 रहेगा। इसको हम गुणा कराएंगे तो क्या होगा, तो देखिए यह हो जाएगा 3 दूनी का 6। पहले हम अंक में गुणा करा देंगे, उसके बाद इसको हम इसके साथ कराएंगे और इसको इसके साथ। कहने का मतलब कि x वाले को हम x वाले के साथ गुणा कराएंगे और y वाले को y वाले के साथ गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर है x के पावर 3 पहले से है और यह यहाँ पर है x के पावर 2, तो 3 और 2 जुड़ेगा तो यह हो जाएगा 5। तो यह हो जाएगा x के पावर 5 और y वाले के साथ देखिए क्या होगा, यहाँ पर एगो y है और यहाँ पर 4 गो y है, तो 4 गो y और एगो y मिलेंगे तो हो जाएगा 5 गो y। तो यहाँ पर भी हो जाएगा y के पावर 5। तो यही हो गया इसका राइट आंसर। तो बीजगणित के गुणा इस तरह से कराया जाता है। अब हम समझते हैं कि बीजगणित के भाग को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए भागा का प्रश्न इस तरह से रहता है, जैसे कि यहाँ पर हो गया x के पावर 2 भागा x हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रहेगा तो हम भाग कैसे देंगे। तो देखिए इस चीज़ को मैं बहुत ही आसानी से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर है x के पावर 2, तो यह तो ऊपर में चला जाएगा इस तरह से x के पावर 2 भागा है, तो इसके नीचे में यह आ जाएगा x। अब देखिए भाग किस तरह से देना है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे बराबर में करके, या फिर इसको हम यहाँ पर नीचे में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x के पावर 2, x के पावर 2 है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर 2 गो x हैं। इस तरह से है x गुणा x। अभी मैंने आपको बीजगणित के गुणा में बताया था कि इस तरह से रहता है x गुणा x। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x के पावर 2। तो यहाँ पर भी तो बात वही है ना, यहाँ पर क्या है x के पावर 2 है, तो इसको हम इस तरह से तोड़ के लिख दिया है अलग अलग करके x गुणे x। नीचे में क्या है, तो नीचे में है एगो x। तब यहाँ पर देखिए एगो x से एगो x कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो बचेगा x। और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से इसके भाग को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। अब देखिए इस तरह से रहेगा, मान लीजिए रहेगा 10, x के पावर 3 रहेगा, y के पावर 5 रहेगा,
नीचे में रहेगा उसी तरह से रहेगा 2, x के पावर 2 रहेगा, y के पावर 3 रहेगा। तो यह क्या होगा? तो देखिए पहले हम अंक से अंक को कटा देंगे। तो 2 से 10 कितने बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है x के पावर 2 और यहाँ पर है x के पावर 3। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके पावर को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में देखिए इससे यह कटेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x, केवल x बचेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यह इस तरह से, यहाँ पर ज़रा समझिएगा, ऊपर में 3 गो x है, इस तरह से x गुणा x। नीचे में कई गो x है? तो नीचे में 2 गो x है, x गुणा x। तो 2 गो x से 2 गो x कट गया तो केवल एक ही x बचा ना। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 1 गो x। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आप बताइए क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर है 5 गो y और नीचे में है 3 गो y। तो इसमें से 3 गो y कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 2 गो y, यहीं बचेगा ना। तो इसका आंसर भी यहीं हो गया। क्या हो जाएगा? तो नीचे में तो कुछ वो है नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5x y के पावर 2। तो इस तरह से बीजगणित का भाग बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि समीकरण को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए समीकरण का कोई भी सवाल इस तरह से रहता है, जैसे कि यहाँ पर हो गया 2x हो गया प्लस 3 हो गया बराबर 0 हो गया, या फिर इसके जगह पर इस तरह से भी हो सकता है 2x माइनस 6 बराबर 0। देखिए समीकरण का मुख्य पहचान यह होता है कि इसमें बराबर के बाद कुछ भी संख्या रहता है। कहने का मतलब कि बीच में बराबर का चिन्ह जरूर रहता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको बराबर के बाद 0 मिलेगा। कुछ अंक भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैं दूसरा समीकरण लिख रहा हूँ। इस तरह से भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 2, या फिर इस तरह से हो सकता है 4x प्लस 7 बराबर, इस तरह से हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है 14 है। इस तरह से अंक भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन समीकरण का मुख्य पहचान यह है कि इसमें कहीं ना कहीं बराबर का चिन्ह जरूर रहेगा। ठीक, अभी हमने जाना कि समीकरण का प्रश्न इस तरह से दिया रहता है। अब हम समझते हैं कि समीकरण के प्रश्न में करना क्या होता है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। देखिए इसमें करना यह है कि हमें किसी भी तरह से इसमें x का मान निकालना है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए x क्या है, 2 के साथ है। हमें x को अलग करना है और अकेले हमें x का मान निकाल कर बताना है कि x का मान क्या होगा। तो वह देखिए कैसे निकलेगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से चिन्ह देंगे। देखिए समीकरण में इस तरह से चिन्ह दिया जाता है, या फिर हिंदी का अक्षर या लिखा जाता है। ठीक, तो आप कुछ भी कीजिएगा, आपका मन करे तो इस तरह से चिन्ह दीजिएगा या फिर हिंदी का अक्षर या लिखिएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से चिन्ह दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह से चिन्ह देना आसान है। अब क्या किया जाता है, देखिए इसमें जो x वाला रहता है ना उसको एक तरफ रखा जाता है और बाकी जो भी अंक रहता है ना उसको बराबर के उस पार भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2x, तो इसको हम इसी तरफ रखेंगे। उसके बाद यह जो 6 है ना इसको हम बराबर के उस पार भेज देंगे। और हाँ, यहाँ पर देखिए आपको कुछ चिन्ह के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर समझिए। देखिए यदि माइनस रहेगा और बराबर के उस पार जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस। उसी तरह से यदि प्लस रहेगा और बराबर के उस पार जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस। उसी तरह से यदि भागा रहेगा और बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा गुणा, और गुणा रहेगा और बराबर के उस पार जाएगा तो यह हो जाएगा भागा। यही 4 चीज़ आपको याद रखना होगा। और यह 4 चीज़ आप अच्छे से समझ गए तो फिर आपको समीकरण बनाते समय कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यह चारों बहुत ही सिंपल है, केवल इतना है कि माइनस रहेगा और बराबर के उस पर जाएगा तो यह बन जाएगा प्लस, प्लस रहेगा और बराबर के उस पर जाएगा तो यह बन जाएगा माइनस। उसके बाद भागा रहेगा, बराबर के उस पर जाएगा तो यह बन जाएगा गुणा, और गुणा रहेगा और बराबर के उस पर जाएगा तो यह बन जाएगा भाग। केवल आपको इतना ही याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम बराबर के उस पार ले जा रहे हैं, तब हम बराबर का चिन्ह देंगे। और यहाँ पर देखिए यह -6 है, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा +6। यही बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक, अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर है 2x, दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है।
आप कहेंगे कि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो देखिए इस तरह से रहता है ना, तो इसका मतलब यह होता है कि इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। इस तरह से यह है 2 गुणा x है और यह दोनों मिल गया है तो आपस में बन गया है 2x। तो जब भी कोई भी अंक इस तरह से रहता है तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह रहता है, तो इसके बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह रहता है। तो यहाँ पर देखिए हमें x का मान निकालना है, तो हम x को इधर ही रहने देंगे, उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे। बराबर के बाद कौन सी संख्या है, बराबर के बाद है 6, तो यह हो जाएगा 6 और यह 2 जो है इसके साथ गुणा में है तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, गुणा क्या बनता है बराबर के उस पर जाता है तो गुणा बनता है भागा। तो 2 जो है इस बार गुणा में है इसके साथ, तो बराबर के उस पर जाएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा। तो 2 इस बार यहाँ पर लिखाएगा। अब इसको कटा दीजिए, तो 2 से 6 कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पर अब x का मान निकल कर आ गया है x बराबर 3। इस तरह से समीकरण बनाया जाता है। अब दूसरा समीकरण समझिए, इसमें कुछ नहीं करना होता है, केवल हमें x का मान निकालना होता है और किसी भी तरह से निकालना होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके साथ x लगा हुआ है तो इसको हम इधर ही रहने देते हैं, तो यह हो जाएगा 4x, फिर बराबर यह 14 है तो इसको हम पहले लिखेंगे 14 और यह प्लस है उस पर जा रहा है तो यह हो जाएगा -7। इसको हल करना है तो यह हो जाएगा 4x बराबर 14 में 7 घटाएंगे 7 बचेगा। अब इसको मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4x, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पर से हम x को केवल यहीं पर रखते हैं। इस तरह से मान लीजिए 4x बराबर 7, हम x को यहीं पर रखते हैं तो यह क्या हो जाएगा, यह 4 जो है यह 7 के नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 7/4 और यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम समीकरण को बना सकते हैं। अब हम समझते हैं कि गुणनखंड को किस तरह से बनाया जाता है। तो गुणनखंड का सवाल देखिए इस तरह से रहता है। नॉर्मली जो गुणनखंड का प्रश्न रहता है इस तरह से 3 अंकों का रहता है। तो इस तरह से कोई भी यदि 3 अंकों का गुणनखंड का प्रश्न दिया रहेगा जिसमें पहला x के पावर 2 रहेगा, तो इस तरह के गुणनखंड को बनाना बहुत ही आसान होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि जो शुरू वाला अंक होता है उसमें और जो लास्ट वाला अंक होता है उसमें आपस में गुणा कराया जाता है। तो यहाँ पर देखिए शुरू वाला अंक क्या है, तो यहाँ पर है शुरू वाला अंक x के पावर 2 और इसके साथ अंक क्या है, तो आप कहेंगे कि इसके साथ कुछ अंक नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है। जब इसके साथ कुछ अंक नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके साथ ही 1 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1 में गुणा कराएंगे किससे, लास्ट वाला अंक में। लास्ट वाला अंक क्या है, तो लास्ट वाला है 12, तो हम 12 में गुणा कराएंगे तो यह क्या आएगा, यह आएगा 12। गुणनखंड बनाने का सबसे पहला नियम क्या है कि शुरू वाला अंक में और लास्ट वाला अंक में गुणा कराया जाता है। अब हमने यहाँ पर गुणा करा दिया है। अब इसके बाद करना क्या है, तो यह जो 12 आया है ना, इसको इस तरह से 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर, कुछ भी करने पर यह बीच वाला अंक आ जाए। बीच वाला अंक क्या है, बीच वाला है 7, तो जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और फिर से उसी संख्या को आपस गुणा करने पर 12 आ जाए। देखिए बात सिंपल इतना है कि इस 12 को इस तरह से हमें 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर वापस फिर से 12 आ जाए। अब देखिए इसको 2 भाग में तोड़ने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि यह जो 12 आया है ना, इसका लघुत्तम निकाल दिया जाता है इस तरह से। तो यह 2 से जाएगा 6 बार में, फिर यह 2 से जाएगा 3 बार में। अब यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसमें से हमें 2 अंक निकालना है। तो देखिए एक साथ हम 2 दूनी का 4 और एगो 3, एगो यदि हम अंक 4 लेते हैं और एगो हम 3 लेते हैं तो देखते हैं क्या यह आता है या नहीं। तो देखिए यदि हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। और मैंने कहा कि जोड़ने या घटाने पर, कुछ भी करने पर बीच वाला आ जाना चाहिए। तो जोड़ने पर तो 7 आ जा रहा है और उसके बाद दूसरा नियम यह पालन करना चाहिए, इसको आपस में गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो देखिए यदि हम 4 और 3 में गुणा करेंगे तो यह 12 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो 2 अंक चाहिए था वो क्या है, एक है 4 और एक है 3। तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा, बराबर में करके पहला अंक हम ज्यों का त्यों उतारेंगे x के पावर 2। उसके बाद देखिए यह जोड़ने पर आ रहा है ना,
तो हम दोनों में प्लस लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस एक बार हो जाएगा 3x प्लस लास्ट वाला अंक भी ज्यों का त्यों। देखिए यहाँ पर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, यहाँ पर यह जो है ना 7x, इसी के बदले में हमने यहाँ पर यह दुगो अंक लिखा है। इसको यदि हम फिर से जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा। देखिए 4 और 3 मिलकर हो जाएगा 7x, ठीक। तो इसको यदि हम फिर से आपस जोड़ेंगे तो यह इतना ही आ जाएगा। इसी अंक को केवल तोड़कर इस तरह से लिखा गया है, ठीक। अब इतना करने के बाद क्या करना है, इसमें दूदू का जोड़ा लगाना है। तो हमने यहाँ पर दूदू का जोड़ा लगा दिया है। दूदू का जोड़ा लगाने के बाद क्या करना है, इसके बीच में जो कॉमन दिखाई देगा ना उसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है x के पावर 2 और यहाँ पर भी है x। कहने का मतलब कि दोनों में x दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि दोनों में x हैं, तो इसमें से हम x निकालेंगे। तो इसमें देखिए x है ना, तो x को हमने निकाल लिया है। अब एगो x को हमने निकाल लिया है, तो यहाँ पर कितना x बचा है, तो यहाँ पर देखिए 2 गो x हैं, जिसमें से एगो x को हमने निकाल लिया है। तो अब यहाँ पर बचा है एगो x, फिर यह प्लस है तो प्लस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 4 और x, जिसमें से हमने x को बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पर केवल बचा है 4, ठीक, कोष्ठ बंद। उसके बाद यह प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो यहाँ पर इन दोनों में तो x है ही नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए 3 है और एगो अंक है 12। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए 3 के पहाड़ा में 12 भी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 12 में 3 छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है, तो देखिए 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुणे 4, 12 को लिख सकते हैं ना, इसको गुणा कराएंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 3 छुपा हुआ है, तो इसमें से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा प्लस। अब 3 के पहाड़ा में कई बार में 12 आ रहा है, तो 3 के पहाड़ा में 4 बार में 12 आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, कोष्ठ बंद। अब करना क्या है, तो जो कोष्ठ के बाहर है ना उसको भी अंदर कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 और इन दोनों के बदले में कौनों एगो को लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक बार x प्लस 4 और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से गुणनखंड को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। और हाँ देखिए, यहीं पर हमें यह भी मालूम चल जाएगा कि यह जो गुणनखंड बनाए हम सही बना है या गलत। देखिए कैसे, यहाँ पर यह जो कोष्ठ के अंदर वाला अंक आया है यह वाला और यह वाला, यदि दोनों एक ही हैं तो इसका मतलब यह होगा कि गुणनखंड सही है, और दोनों अलग अलग आता तो इसका मतलब यह होता कि गुणनखंड गलत बना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों एक ही आया है, इसका मतलब गुणनखंड सही बना है। तो इस तरह से गुणनखंड को हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हम यह समझते हैं कि बीजगणित के वो प्रमुख सूत्र कौन कौन से हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो देखिए बीजगणित में जितना भी प्रमुख सूत्र है ना, जिससे हमें पढ़ना है या जिसका उपयोग हमेशा होता है, उन सभी सूत्रों को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। देखिए इस तरह से तो बीजगणित में बहुत सारा सूत्र हैं, फार्मूला हैं, लेकिन उन सभी को हमें हमेशा नहीं पढ़ना होता है। जिस सूत्र को हमें हमेशा पढ़ना होता है केवल उसी सूत्र को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो देखिए बीजगणित में सबसे प्रमुख और पहला सूत्र यह आता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर। जी हाँ, आप लोग भी अधिकांश लोगों के मुंह से यह सुने होंगे। यदि कोई प्रश्न पूछता है तो इस तरह से पूछ देता है कि चलो बताओ कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आज जान लीजिए यह जो है ना बीजगणित का बहुत ही प्रमुख सूत्र है, और इसका फार्मूला क्या होता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a के स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कि पावर 2, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। कहने का मतलब कि a प्लस बी के पावर 2 बराबर क्या होता है, तो a का पावर 2 प्लस 2ab प्लस b के पावर 2। ठीक इसी तरह से यह फार्मूला भी होता है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a के पावर 2 माइनस 2ab प्लस b के पावर 2। यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसी तरह से हैं, केवल यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस है, बाकी सब उसी तरह से हैं। तो यदि आपको यह सूत्र याद हो जाता है तो आप यह सूत्र भी बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रमुख सूत्र आता है कि यदि इस तरह से प्रश्न दिया रहता है a प्लस बी गुणे a माइनस बी, इस तरह से कोष्ठ में करके दिया रहता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला होता है
ए के पावर 2 माइनस बी के पावर 2, ठीक। या फिर इस तरह से रहता है तो इस तरह से होता है। उसके बाद आता है कि ए प्लस बी के पावर क्यू यानी कि इसका पावर 3, इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है ए के पावर 3 प्लस 3a के स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी के पावर 3, ठीक। और इसी तरह से इसमें माइनस वाला भी होता है। यह रहता है इस तरह से कि a माइनस बी के पावर 3 का फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है a के पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी के पावर 3। अब देखिए इन सब फार्मूले को हम याद कैसे करेंगे, और वो भी बहुत ही आसानी से। तो इसका मैं ट्रिक यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए यदि आपको यह याद हो जाएगा तो यह दोनों फार्मूला आपको याद हो जाएगा। यह क्या है? यह है ए प्लस माइनस बी और इन दोनों का पावर 2, इस तरह से रहता है। वही बात है ए प्लस बी का होल स्क्वायर यह रहता है। तो क्या होता है? यह होता है ए के पावर 2 प्लस 2ab प्लस बी के पावर 2। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ प्लस माइनस, इसका मतलब यह हुआ कि यदि इस तरह से मान लीजिए वही वो रहेगा, यदि प्लस वाला रहता है तो ऊपर वाला फार्मूला है, ठीक। और माइनस वाला रहता है तो हम क्या करेंगे? नीचे वाला फार्मूला लिखेंगे। इसी में देखिए दोनों फार्मूला है। देखिए कैसे, यदि इस तरह से रहता है ना ए प्लस बी के पावर 2, तो यह फार्मूला लगेगा ए के पावर 2 प्लस 2ab प्लस बी के पावर 2। और इसी में इस तरह से रहता है ए माइनस बी के पावर 2 माइनस रहता है तो नीचे वाला फार्मूला लगेगा इस तरह से ए के पावर 2, इस बार हम प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस 2ab प्लस बी के पावर 2। इस तरह से इसी में यह दोनों फार्मूला हैं, ठीक। उसी तरह से इसमें भी यह दोनों फार्मूला है। देखिए कैसे, a प्लस माइनस बी के पावर 3, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है a के पावर 3। अब देखिए यहाँ पर प्लस रहेगा तो हम ऊपर में प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक। उसके बाद 3a स्क्वायर बी। अब यहाँ पर चाहे प्लस रहे या माइनस रहे, यहाँ पर प्लस ही होगा, प्लस 3a स्क्वायर बी। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस बी के पावर 3। तो इस तरह से इन सभी फार्मूले को हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। और इस तरह से याद करने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, इन सभी फार्मूले को 2 से 4 बार आप लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा।